अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज बहुत एतबार से एक तारीख़ी दिन है और आज के दिन को कमेमोरेट कुछ एतबार से करना ज़रूरी है। एक तो 5 अगस्त 2019 नाज़रीन, ये एक बहुत अहम तारीख़ है जब भारत ने कश्मीर का बिल्कुल एक यक तरफ़ा तौर पर यूनिलैटरली उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो वापस लिया था, जो खुसूसी अहमियत हासिल थी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की पूरी वादी को, वो ख़ास अहमियत वापस ली थी। और ये गासिबाना जो कदम था भारत का, उस वक्त से लेके आज तक ये दिन आ गया है कि उसको तमाम इतराफ़ से भरपूर जो मजम्मत है उसका सामना है। और लेकिन भारत जो है उसके सर पर जूं रेंगती हुई नज़र नहीं आती। और भारत अपने इन तमाम तर जो अज़ाइम है या जो अपनी हेजुमनी है या हेजुमनिक जो डिज़ाइंस है भारत के, उसको बल्कि आगे बढ़ाता हुआ तमाम एतबार से नज़र आता है। दूसरी अहम जो इस तारीख़ की अहमियत इख्तियार हो जाती है वो है ये कि इमरान खान साहब की जो तहवील है या जो उनकी पाबंद सलासल वो हुए हुए हैं, उस पूरी तारीख़ को भी नाजरीन आज पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। 9 मई की गिरफ्तारी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत मिली थी, उसके बाद वो अपनी रिहाइश गाह वापस चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी को नाजरीन आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल है और जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ मुकम्मल हो तो उसके बाद कहते हैं कि या तो उनको रिलीफ जो है, उनके जो ज़ाहिर है उनके जो फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनके रिलीफ के मुंतज़िर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अभी 1 साल तो हुआ है और ये आप गिनते रहें। अब नाज़रीन, किसकी बात में ज़्यादा दम है लॉजिकली और कानूनी तौर पर, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लेकिन यकीनन ये एक अहम तारीख़ है और एक अहम ये दिन है जो कि आज साल भर मुकम्मल हो रहा है इमरान खान साहब की जेल को या उनकी कैप्टिविटी को। इसके ऊपर बात रहेगी। और फिर नाजरीन, बांग्लादेश के हवाले से तो बात करेंगे ही, जो वहाँ पर ख़ास मनाजिर नज़र आए। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा हम लोग आज 2 अहम मामलात पे और भी रोशनी डालें, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक कशमकश चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलायंस के दरमियान, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जो 2 जजेस थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया था पूरी जजमेंट से, उन्होंने अपना तफसीली जो इख्तिलाफी नोट है वो जारी उनका हुआ है और उसमें काफ़ी टेलिंग बातें हैं जो सामने आई हैं। फिर DGISPR की जो प्रेसर है वो भी उतनी ही गौर तलब है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या वो प्रेसर के बाद ख़ास तौर पर जो 9 मई वाले जो लोग हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं 9 मई के संगीन तरीन, उनके साथ टॉक्स के रास्ते और बंद हो गए हैं और तंग हो गए हैं, ये भी करने वाली एक ज़रूरी बात है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के फैसलों के हवाले से 2 जजेस का जो इख्तिलाफी नोट है, देखते चलिएगा ख़ास अहम नुकात उस इख्तिलाफी नोट में जो गौर तलब हैं। को मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफी नोट नाजरीन आपके सामने पेश खिदमत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। PTI केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा इख्तियार था उससे बाहर जाना होगा अगर उनको रिलीफ देना है तो। और PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दिफात और आइन को नज़रअंदाज किया गया। PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार ही नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के सामने फरीक बनने की कोशिश भी नहीं की। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की हकदार होने का दावा भी नहीं किया। और 39 या 41 जो अरकान असम्बली हैं जिसका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ ही नहीं था उनकी नज़र में। और ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि ये कोई भी रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाजरीन नुक्ता नज़र है जिसके तहत शायद ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ भी पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने को, अगर ये फैसला जो है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखता, जो कि इन 2 जजेस के व्यू में नहीं रखता। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट ने अक्सरियत के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बहुत इस अहम मामले पर नाजरीन रोशनी डालेंगे और 9 मई के हवाले से और उन तमाम तर कैरेक्टर्स जो कि इसके हवाले से अक्यूज़ड हैं उनके हवाले से एक नए रिजॉल्व का और उनके हवाले से कोई पॉलिसी भी चेंज नहीं हुई है। इस पूरे एक पॉलिसी स्टेटमेंट को जो है वो बयान किया है DGISPR ने।
इसके ऊपर भी नाजरीन रोशनी डालेंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट के शायद अगर हमारे पास इसका एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट मौजूद है वो हम अगर नाजरीन को सुना पाएँ, वो हम अगर सुना दें, फिर फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ कि क्या इसके बाद जो डेडलॉक है वो मज़ीद बढ़ गया है। बिलखुसूस PTI जो कहते थे कि हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं बातचीत के, और ऐसे सिग्नल देते हुए कुछ हफ्तों से नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो सिग्नल्स अब वापस रेड हो गए हैं? सुनिएगा एग्जैक्टली मौजूद DG ISPR ने क्या कहा है उन्हीं की ज़बानी। इस मौजू पे फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जी नाजरीन, ना मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ना तब्दीली आएगी, यानी कि मुस्तक़बिल का भी बता दिया गया है। साथ ही साथ इसके ऊपर बात करेंगे। और बांग्लादेश में नाजरीन जो मनाजिर आज देखे, यकीनन ये बहुत तारीख़ी मनाजिर हैं, बड़े हिस्टोरिक मनाजिर हैं। टायरेंट्स की एक तरह से फॉल हुई है क्योंकि अवामी मैंडेट को, अवामी उमंगों को माना नहीं गया है। ये किसके लिए सबक हैं इन तमाम तर लेसन्स का? ज़ाहिर है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर ने बहुत हैरत की निगाह से ये तमाम तर मनाजिर देखे हैं जो कि आज कल्मिनेशन अपने पॉइंट तक पहुंच गए हैं। हसीना वाजिद, प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद की हुकूमत गिरा दी गई है। आर्मी चीफ ने मुकम्मल तौर पर अवामी उमंगों का साथ दिया है, अवाम का साथ दिया है, बल्कि आने वाली हुकूमत भी जो बनाने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी को ही सिरे से आउट कर दिया गया है, जो कि अब आने वाले टॉक्स होंगे उसमें से। फिर नाजरीन इसमें सबक किसके लिए हासिल करने हैं? ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी दिलचस्प बहस छिड़ चुकी है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत बुलंद हैं। हुकूमती एतबार से कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने और अदालतों के फैसले मारने के लिए हर हुकूमत जो होती है हर मुल्क में, हर किसी भी सॉवरन मुल्क में उसकी पाबंद होती है। क्या इसमें लेसन है हुकूमत के लिए? क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आ गया है, हुकूमत ने बतौर जमात उसको चैलेंज कर रखा है। हुकूमत से पूछेंगे क्या ये आपके लिए सबक है? फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछना होगा कि क्या ये आपके लिए सबक है? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बहुत दिल को भा रहे थे अभी गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके तो आज मुजस्मे जो हैं वो तोड़कर बदतरीन तरह से नजर आतिश कर दिए गए। क्या गलत तारीख से जो हैं वो औराक उठा लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? गलत लोगों को अपना आइडियल बना लिया है या आइडल बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जो अंजाम आज हमने देखा पूरी इस रूलिंग अलायंस का और पूरी अवामी लीग का बिलखुसूस, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हे फिक्रिया हो जाएगा? क्योंकि वो अब से कुछ रोज़ पहले हमने देखा था इमरान खान के अकाउंट से एक बड़ी अहम ट्वीट इस हवाले से की गई थी जो कि उनके अपने लिए भी प्रॉब्लमैटिक साबित हो गई थी। तो किसके लिए गोया इस पूरे एपिसोड में सबक हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में? ये दिलचस्प बहस भी इंशाल्लाह आज अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे। राना एहसान अफजल खान साहब यहाँ हमें ज्वाइन करते हैं, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। वेरी वार्म वेलकम आपको। सेनेटर मौला बख्श चांडियो नाजरीन हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करते हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के और तमाम जो मौजूआत होते हैं उस पर एक अपना दिलचस्प मौक़िफ़ रखते हैं चांडियो साहब। वेरी वार्म वेलकम सर आपको। लियाकत बलोच साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी, जो कि अभी भी अपने धरने के साथ कायम व दायम हैं और कहते हैं कि बिल्कुल 1 इंच भी हिला नहीं जाएगा जब तक उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो जाती। वेरी वार्म वेलकम सर आपको, खुश आमदीद। और अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं, तमाम तर बहस में अपने सियासी और लीगल जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके साथ हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ मैं, राना एहसान साहब, आप क्या समझते हैं? आप भी तो एक रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आ गया है, अब इख्तलाफी नोट की बुनियाद पर आप लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है वो भी तो उतना ब्लैक एंड वाइट है, उसको अगर आप मनोवन ना माने तो कई जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं जो PTI की तरफ के हैं वो कहते हैं बांग्लादेश का अंजाम जो है वो आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बांग्लादेश के साथ जो एक जमात बड़ा कंपैरिजन जोड़ रही है और उनकी पहले तारीख़ को समझ लें, जान लें कि वो उनकी ख़ुद क्या तारीख़ है, वो किस रस्ते से इक़्तिदार में आए। और जब मिसाक जमहूरियत के बाद जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर जमातों ने बहुत अरसा आपस में लड़ाई लड़ने के बाद ये सीखा कि हमें इस्तेमाल नहीं होना इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और वो परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरी होगी, लेकिन एक वो बड़ा एक स्टेप था पाकिस्तान के जमहूरी दौर के अंदर। तो 2008 से 18 में जो पॉलिटिकल स्पेस जो गेन की इन जमहूरी कुव्वतों ने वो अनप्रेसिडेंटेड थी और सबसे ज़्यादा थी। तो उसको जो रिवर्स्ड बैक किया गया या उसको पैकअप किया गया या बक्से में बंद कर दिया गया, उसकी ज़िम्मेदार PTI है जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट
और अदलिया के साथ खेल के इक़्तिदार के अंदर आई। और फिर जो रवैया, जो जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, जो आइन की आज बातें करते हैं, उन्होंने किस तरीके से ऑपोजिशन को रगड़ा, रोला और एक यानी कि इस हद तक वो चले गए कि हीरोइन के जाली केसेस बनाए गए। और बाकी ये यहाँ तक लोगों को अब तो पता है, ये अब आम जुबान है कि अपने कोएलिशन पार्टनर्स को भी वो किस तरीके से मैनेज कराते थे। तो मैं समझता हूँ, और फिर देखें बात ये कि जमहूरियत की बात हो रही है ना, तो जमहूरियत के अंदर जो उसका मेन जुज़ है वो ये है कि अपोजिशन और हुकूमत आपस में कोई उनकी दुश्मनी नहीं होती, कोई जानी दुश्मनी नहीं है जमहूरियत के अंदर। नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसके अंदर आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे भी बैठ जाते हैं। तो ये खान साहब की सियासत है, हम नहीं कर रहे। खान साहब की सियासत है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं ना किसी को मानता हूँ, मैं ठीक हूँ और बाकी सब गलत है, जिससे जमहूरियत तो ये कंपैरिजन जो ये हो रहा है, चल रहा है, बड़ा कंपैरिजन जो चल रहा है। तो मेरा तो आपसे अर्ज यही था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ना माना, जो कोटा सिस्टम के खिलाफ उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इसी तरह से हमारी भी हाईएस्ट कोर्ट फैसला दे रही है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं, उनको दें, उनको हल्फ चेंज करने का भी जो है वो मौका दें, क्योंकि उनको गलत तरह से वो पार्टी ज्वाइन कराई गई। इसका बड़ा सिंपल सा, तो आप क्यों उसको रेजिस्ट कर रहे हैं? रेजिस्ट नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना काम है आइन के मुताबिक, और वो क्या काम है कि उन्होंने कानून की तशरीह करनी है। अब उस तशरीह के अंदर, वो कानून के अंदर अगर आइन के अंदर कोई नुक्ता है तो उसको कौमे में वो तब्दील करने का आइन ने उसको इख्तियार नहीं दिया। उसको एडिशन ऑफ कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अमेंडमेंट या कोई एडिशन करने की इजाज़त आइन ने नहीं दी सुप्रीम कोर्ट को। ये 63A की जब तशरीह की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसने एक सियासी बहरान में डाला इस मुल्क को। और अब भी जो एक नई तशरीह करते हुए आप नया आइन लिख रहे हैं, तो उसमें भी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ये जो दो लिहाजा आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का केस अलग था, उसमें आइन की तशरीह रीराइट नहीं किया जा रहा था। आधा मिनट, दो डिसेंटिंग जो ये आए हैं बड़े इसमें डिटेल है। देखें पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने अपना काम किया, पार्लियामेंट ने वो काम किया है जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है, और वो कानून साजी है। और हमने कोई नई कोई हम अमेंडमेंट नहीं लेके आए, हम सिर्फ हमने रिपीट किया है, सबक दोहराया है कि कानून क्या था, और कानून को बोल्ड कर दिया है कि ये पहले भी था और आज भी यही कानून है और यही लागू होगा। सिर्फ 10 सेकंड की हमें इजाजत दीजिएगा। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह, आपकी पार्टी के सेनेटर, ये बात करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ये अपनी पार्टी पे या आप पे तनकीद कर रहे हैं? वो कहते हैं जब अवाम निकल आते हैं तो फिर कोई ताकत अवाम नहीं ठहर सकती। बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ ही हुआ, ये नाजरीन ट्वीट भी देख रहे हैं उनकी। वो क्या कह रहे हैं कि अवाम के आगे नहीं ठहर सकते? अवाम तो आपके खिलाफ भी निकली हुई है। आपके अपने सिटिंग सेनेटर की बात कर रहे हैं, जमाते इस्लामी ने बड़ा अहम यहाँ पर धरना दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि जब अवाम बाहर निकल आए तो फिर उसके आगे कोई चीज़ नहीं खड़ी होती। और यही कोशिश की गई थी 9 मई को, लोगों को निकाला गया कि वो फौज के ऊपर बरसें, लड़ें और एक तसादुम बने, लेकिन अवाम नहीं निकली, फेल हो गया था। लेकिन अभी तो निकले हुए लोग जमाते इस्लामी के धरने में, और स्वाबी में भी जलसा है पीटीआई का, वहाँ भी कहते हैं बड़े लोग हैं। लेकिन देखें बात ये है कि जलसे तो हम भी करते रहे हैं, पीडीएम के दौर में हमने भी जलसे भी किए, सब कुछ किया। ये तो एक जो है कानूनी आईनी हक है। और बट यू थिंक द पब्लिक इज नॉट अगेंस्ट यू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखें बात ये है, कोई पब्लिक हमारे अगेंस्ट नहीं है, बल्कि पब्लिक ने तो हमें इलेक्ट किया अभी 8 फरवरी को। कहाँ अगेंस्ट हैं? पब्लिक ने तो उल्टा इलेक्ट किया है। लियाकत साहब, मैं अगर ये मामला आपकी तरफ लाऊं, आपने भी ये बात अभी की है, मेरे पास आपका वो शॉट भी मौजूद है जिसमें आप ये बात फरमा रहे हैं खुद। तो आपसे यही मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी है? आप कहते हैं कि ये जो डायलॉग था, ये हुकूमत जो है अब इस अपने डायलॉग की पूरी बात से खुद पीछे हट रहे हैं और अपने लिए अपने पाँव पे गोया खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका क्या सर स्ट्रेटजी है इसके आगे? ये जो धरना है जमाते इस्लामी का, ये कोई मजीद गले की हड्डी बन सकता है गवर्नमेंट के लिए, और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे फिर इस तरह से? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी। एक पहले जो क्वेश्चन राना एहसान अफजल साहब के साथ चल रहा था, हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, मैं ये कहूँगा कि भी इस वक्त एक वो मामलात हैं कि जो एडहॉकिज़म की बुनियाद पर या वक्ती तौर पर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त तो एक बहुत बड़ा बहरान है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। वो आइनी है, पार्लिमानी है, अदालती है, जमहूरी है, इंतखाबी नताइज के हवाले से है, और रियासत की ताकत के साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है, टाल लिया जाता है। लेकिन वो ख़राबियाँ जितनी इकट्ठी हो चुकी हैं, रफ्ता रफ्ता कहीं ना कहीं से ज़ख़म फूटता रहता है।
उसके लिए तो नागुज़ीर है कि भी कौमी सियासी क़यादत को बालग नज़री का सबूत देना होगा और अपनी अपनी ज़िद अना और हटदर्मी से पीछे हटना होगा और महज इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर नहीं, सियासी बहरानों के सियासी हल के लिए सियासी क़यादत अपने शऊर का मुज़ाहरा करे। दूसरा मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान के आवाम माशी तौर पर बहुत ही बदहाली का शिकार हैं। बिजली के बिल नहीं अदा हो पा रहे, पेट्रोल की कीमतें तजारत, सनत, ज़राअत को तबाह कर रही हैं। इसी तरह तनख्वाहदार तबका जो टैक्सों के बोझ की वजह से दबा चला जा रहा है। IPPs का समझा जा रहा था कि टच मी नॉट है, इसके बारे में बात नहीं हो सकती, लेकिन पूरी मईशत उसके शिकंजे में चली गई है। आज टास्क फोर्स बना दी गई है। इन्हीं वो तमाम मसाइल हैं कि जिस पर खुद हुकूमत ने इंदिया दिया, रब्ता किया, हमारे इस धरने के स्टेज पर आए, मुझसे रब्ता किया, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी। फिर हमारे मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए, उनमें वज़रा भी थे, उनके टेक्निकल हज़रात भी थे और हमने मुतय्यन करके अपने साथ के साथ नुकात पर पूरी वज़ाहत के साथ बात की। उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मुल्क की जो फिस्कल पोजीशन है वो मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये फ़ैसला करना वज़ीर आज़म का काम है और ये पॉलिटिकल विल का काम है और पॉलिटिकल स्टांस का काम है कि आवाम को किस कदर रिलीफ देते हैं। हम तो धरने की सूरत में बैठे हैं, इस वक्त पूरी कौम की तायद हमारे साथ है, माशरे के तमाम तबकात इसकी पुष्ट पर मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये पहली मर्तबा है, कोई पार्टी एजेंडे की बजाय, ज़ाती मफादात की बजाय, अपने मुकदमात से अपने आप को निकलवाने की बजाय, तफ्तीशों की दहलीज पर झुकने की बजाय आवाम के मसाइल पर बात हो रही है और अवाम इस तरफ आपने सुना, मैंने राना साहब से यही वाली बात अर्ज की थी, मीडिया भी इस बात को पहुंचा रहा है। बल्कि लियाकत साहब, राना साहब से मैंने यही बात अर्ज की थी तो उन्होंने जवाब में ये कहा, उन्होंने कहा देखें हमारे खिलाफ तो नहीं है ना अवाम, हमें तो इक्तदार में लेके आए हैं, हमें वोट दिया है और बाकायदा हुकूमत में है, तो हुकूमती जो भी अलायंस है उनकी अक्सरियत तो है ना सर मौजूद। आपने इशारतन तो बात कह दी कि देखिए ना, इस वक्त 2024 के इंतखाब का जो नतीजा है वो तो बिल्कुल मुतनाज़ा है। ये तमाम जो एक हकीकत है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमत मौजूद है और असल चीज़ है कि 2013 में भी हंगामा था, 2018 में भी हंगामा था, 2024 में भी हंगामा है। सही बात लेकिन अब इस इंतखाबी नताइज को कहीं तो तलाश कर लेना चाहिए और वो एक लीगल पॉइंट जो है कि वो फॉर्म 45 है, उस पर आप सब एग्री कर लें और फॉर्म 45 के तहत जो भी जीतता है उसको जीत को कबूल कर लिया जाए। बहुत आसान रास्ता है इसका राना साहब, वो मुस्लिम लीग के हक में जाए। आप लोग इसके ऊपर, मैं आऊंगी आपकी तरफ, आप तफसील से बताइएगा। बहुत आसान सी तजवीज़ दी है आपको लियाकत साहब ने। सेनेटर मौला बख्श चांडियो, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े के तहत बनी हुई हुकूमत, आप इसके इत्तेहादी हैं, पार्टनर्स हैं, आपको ठीक लगता है सर पॉलिटिकली या मोरली स्पीकिंग, इखलाकी तौर पर ये बात ठीक लगती है आपको कि आप इस हुकूमत के साथ हैं, जबकि ये 45, 47 वाली जो आवाज़ें हैं ये बुलंद से बुलंद होती जा रही हैं? और नैयर बुखारी साहब भी सेक्रेटरी जनरल आपकी जमात के, एक दूसरे चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये तजवीज़ दी है हुकूमत को कि हमें लगता है कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, ये ठीक रहेगा इस वक्त। आप इस तजवीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो नैयर साहब, बुखारी साहब मेरे भी पार्टी के सेक्रेटरी, मेरे भी लीडर हैं, तो उनके मौक़िफ़ से तो मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता। उनका बात करना पार्टी पॉलिसी भी होती है। लेकिन यहाँ मैं जो सोच रहा था सारी गुफ्तगू में, लियाकत बलोच साहब की बातें सुन रहा था, मैंने कहा ये तो हुकूमत जमात इस्लामी के लिए तो अच्छी होकर आई है। कम से कम कई सालों के बाद इनको चलने फिरने का तो बहाना मिल गया है। मुद्दत से खामोश जिंदगी गुजार रहे थे, कम से कम जमात इस्लामी हलचल में आ गई है, ये अच्छी बात हुई है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम कोई गैर आईनी तरीका नहीं चाहते हुकूमत खात्मे का, लेकिन जो बहरान है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। असेंबलियों का भी बहरान है, वो गैर मौसर सी लगती है, कहीं से भी कानून हो, कहीं से भी अहकाम हो, वो कबूल कर लिए जाए। आप देखिए, महंगाई, कौन इनकार करेगा? मैं पाकिस्तान का कह रही हूँ, महंगाई से कैसे इनकार करूंगा? मैं सिंध में बैठा हूँ, जो बिजली का बहरान है देखे तो सही आकर, जो पेट्रोल की कीमत है
लोगों का जीना महाल है, मैं इन हकीकतों से कैसे इनकार कर सकता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम गैर कानूनी तरीका अख्तियार करके हुकूमत को खत्म कर दे, ये मुनासिब नहीं होगा। एक तरीकेकार है, असेंबली है, पार्लियामेंट में बैठे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो मेरे को ज़हन में बात आ रही है। अब कल जो इन्होंने फैसला दिया है 2 दिन पहले इख्तिलाफी नोट लिखकर, वो कोई मामूली थोड़ी है। उनका एक ही नुक्ता बहुत बड़ा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल रहे हैं कि जो भी इदारों को कह रहे हैं, जो भी फैसला हुकूमत का आइन के मुतसादिम हो उसको ना माने। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या अभी जस्टिस के कहने का फरातफरी करेंगे ना। लेकिन सर वो तो सिर्फ 2 जजेस हुए ना सेनेटर साहब, वो सिर्फ 2 जजेस कह रहे हैं। इख्तिलाफी नोट सिर्फ 2 जजेस का है। अक्सरियत की भी तो बात सुने, वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। जी सर, बीबी बात 2 जजों की नहीं है। एक तो उनकी बात जो है वो अपील करने वाली है। पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये तो ऐसे आपके दिल को ज्यादा लगी है 2 जजेस वाली बात। हाँ, मैं गुजारिश करूं, ये तो ऐसा जैसे भाई वो बादशाह कौन बनेगा, कल सुबह को जो महल के आगे गुजरेगा, हाँ, पहले वो हो जाएगा या जो परिंदा बैठेगा। हाँ, जो केस में शरीक नहीं थे, जिन्होंने वो चीज मांगी नहीं, आपने घर से बुलाकर उनको दे दी है। ये तो उनकी बात ठीक है। पूरा मुल्क कह रहा है कि उनकी ये राय दुरुस्त है। अब आप न कहें कि मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, या अक्सरियत अकलीती की बात नहीं है, या हालात के मुताबिक कौन बात, उसूल की बात है। आप फरमा रहे हैं, आप कह रहे थे ना गैर आईनी तौर पर मामला का हल नहीं है कि अगर गैर आईनी तौर पर हुकूमत को भेज दिया जाए घर। लेकिन वो कह रहे हैं हम गैर आईनी क्या कर रहे हैं, हम तो धरना दे रहे हैं ना। पीसफुल धरना देना तो गैर आईनी या किसी तरह से उसमें आइन की कोई वो नहीं है, ममानियत नहीं है। जमात इस्लामी के काम को गैर आईनी नहीं कहा, मैंने कहा जमात इस्लामी को हिलने जुलने का मौका मिल गया है, ये इस हुकूमत की कामयाबी है। अच्छा लियाकत साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात है। चांडिया साहब जी, अहमद अवैस साहब, ये जो आइन, जो आर्टिकल्स जो आइन के इसमें बाकायदा बताए हैं, 2 इख्तलाफी जो जजेस के नोट्स हैं उसमें 106, 63, 51, इनके तहत वो कहते हैं कि बिल्कुल मुतसादिम है। जिस जमात ने रिलीफ मांगा ही नहीं उसको रिलीफ दे दिया गया। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, ये बिल्कुल ये उनकी एक माइनॉरिटी व्यू है सिर्फ 2 जज साहबान का, क्योंकि उन्होंने इसके साथ अगर वो काश इंटरप्रेट करते आर्टिकल 187 को जो आइन के अंदर है कि जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर रहे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए उनको आर्टिकल 187 के तहत ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर महसूस करे तो वो कंप्लीट जस्टिस के लिए जा सकती है, सारे मामलात को खुद ही हल करके उसका फैसला दे के और उस लिटिगेशन को बंद कर सकती है हमेशा के लिए। और यही उन्होंने किया है और ये इख्तियार उनको आइन देता है। इसी वजह से तमाम जज साहबान, आप देखिए ना, आज 13 जज साहबान में से 11 जज साहबान ने तो इनको कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी इसकी हैसियत को माना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कालअदम करार दिया है। That's correct. सिर्फ 2 जज साहबान हैं। तो मैं इसलिए ये व्यू जो है इसको आप ये सुनिए कि मेजॉरिटी पे प्रवेल करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भुट्टो साहब का फैसला हुआ था, 5-3 की रेशो थी उसके अंदर। जी जी जी, 3 जजेस ने उनको एक्विट किया था, 5 जजेस ने सजा दे दी थी। तो 5 जजेस का फैसला तो मेजॉरिटी का ही प्रवेल होता है ना। फिर उसकी रिव्यू पिटीशन जब आई तो रिव्यू पिटीशन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये कहा जाए कि वो 3 जजेस जो थे बड़ा इंडिपेंडेंट फैसला दिया था, उन्होंने एक्विट किया था, लेकिन रिव्यू पिटीशन में पूरे के पूरे 8 जजेस ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था। बहुत दिलचस्प बात है ये। चांडिया साहब, उन्होंने कानून मिसाल भी अहमद अवैस साहब ने आपकी जमात से, आपके फाउंडिंग फादर से ताल्लुक रखती भी दी है, तो दिलचस्प मिसाल है। इस पे जवाब मांगूंगी आपसे आफ्टर ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत दिलचस्प एक मिसाल दी थी अहमद अवैस साहब ने, तो वो चांडिया साहब की तरफ ले जाना जरूरी है। जी सर, चांडिया साहब, इसके अब ये बड़ा अहम जवाब है आपका, आ जाए इस पे। 5-3 का फैसला था ना, लेकिन नाफिज तो जो हुआ वो मेजोरिटी का ही था, जो 5 जजेस का फैसला था
और जब रिव्यू दायर किया गया भुट्टो साहब के फैसले के हवाले से तो पूरे के पूरे 8 जजेस ने रिव्यू रद्द कर दिया। अहमद अवैस साहब ने बहुत अहम बात की याद दहानी कराई है। मैं इनकी इज्जत करता हूं, या जो भी बात इख्तिलाफ करके उनको हक पहुंचता है, लेकिन जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट ने पंजाब ने, वो भी कभी इस केस का दोबारा मिसाल नहीं देती कि इस केस में यूं हुआ था हम यूं कर रहे हैं। वो खुद शर्मिंदा है और ये मिसालें दे रहे हैं। अब इनको सूट करता है, कोई नहीं इस सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को, इस केस को कोई नजीर बनाकर पेश ही नहीं करता। आप तसव्वुर तो करें भुट्टो के, आप कैसे इनको मिलाएंगे? चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने बैठकर कहा कि आप जिस भुट्टो साहब जिस सूबे से आप ताल्लुक है आपका, वहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता है। क्या ऐसा रवैया है आजकल जजों का? आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है भुट्टो साहब केस के मुताबिक, वो देखें। श्रीलंका के जस्टिस ने रिपोर्ट दी है कि इस केस में इंसाफ तो ये है कि समझ नहीं आती कि मुजरिम खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के कचड़े में कहते हमने आदमी मारा है। इस केस की मिसाल दी नहीं जा सकती। वो तो फैसला दिया गया, चले उसको छोड़े, आखिर में अल्लाह गनी के रहमत करे। मैं अगर हुकूमत में होता तो उस पर केस चलाता और सजा देता नसीम हसन शाह। और नसीम हसन शाह ने कहा हमने ज़ियाउल हक के कहने पे भुट्टो को फांसी दी। फांसी देनी चाहिए थी उनको, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए। आप हैं तो सही हुकूमत में वैसे चांडियो साहब, आप बिल्कुल माशाल्लाह भरपूर तौर से हुकूमत में है। आप हुकूमत में तो है ना सर? आपने कहा ना मैं हुकूमत में होता तो मैं तो केस चलाता है इस पे। आप हैं बिल्कुल हुकूमत में सर। गजब खुदा का है। भुट्टे के केस में मेरे को सजा देने का अख्तियार इसलिए दे रही है कि इस हुकूमत में मैं हूँ, मैं इस हुकूमत में वजीर आज़म हूँ। अच्छा, वजीर आज़म आप होते तो अच्छा सही है, वजीर आज़म होते तो आप कह रहे हैं। देखिए बात बताएंगी तो तर्जिया तो साबित नहीं होगा। सही हो गया, ठीक है। नहीं आपने कहा वजीर आज़म ना, ठीक है। अहमद साहब भी कुछ शायद कहना ही चाह रहे हैं, लेकिन बेनजीर तो वजीर बेनजीर देखिए हमें ताज़ी नहीं है इनके। देखिए एक बात सुनिएगा चांडियो साहब, एक सिस्टम को बचाने के लिए, एक जमहूरियत को चलाने के लिए आप इत्तेहादी कैसे नहीं है सर? ये तो बहुत आपके कंधों पे ही तो हुकूमत है ना सर। इत्तेहादी तो ज्यादा अहम होते हैं, बल्कि जो मेन रूलिंग पार्टी होती है उससे ज्यादा अहम होते हैं सर इत्तेहादी। लेकिन बहुत सारी बातों को ठीक करने के लिए बहुत सारी गलतियां भी बाजार करनी पड़ जाती है, और खासकर सियासत में। सियासत भी पाकिस्तान की सियासत, इससे भी पाकिस्तान की हुकूमत की सियासत, इस पर आप आइडर बात नहीं कर सकते। हमने किया है, दुरुस्त है, हम इत्तेहादी नहीं है। हमने बजट के मामले पे एतराज किया है। कितनी बड़ी ये तो इंकिशाफ है सर। आपने तो ये जिसे कहते हैं ना तहलका खेज स्टेटमेंट है वैसे चांडियो साहब, आपने हिला दिया है पूरा प्रोग्राम। राना साहब वो कह रहे हैं इत्तेहादी हम नहीं है, हम बहुत सारी चीजों पर डिफर करते हैं, लेकिन हम इत्तेहादी नहीं है। हम सैलाब के इशू पर हुकूमत से इख्तिलाफ करते। मेरे चेयरमैन ने कहा कि सैलाब के मामले पर वज़ीर साहब ने जो वादे किए वो हमसे पूरे नहीं किए गए। आप इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे कुछ कहना चाहेंगे? आपके इत्तेहादी रूलिंग अलायंस से सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, इतने सीजन पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहे हैं हम इत्तेहादी नहीं है, हम तो बहुत हर मामले पे ही तकरीबन इख्तिलाफ करते हैं हुकूमत से। नहीं देखिए, बात ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी सपोर्ट के बगैर जो है ना फाइनेंस का बिल पास होगा और कोई भी बिल पास नहीं होगा इनकी सपोर्ट के बगैर। तो कैबिनेट का तो ये हिस्सा नहीं है, लेकिन आईनी ओहदे इनके पास हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनकी हर आदमी की डेफिनेशन जो है इस रिलेशनशिप की अलहदा हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी लीडरशिप जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। और ये जो एतराज़ात आपने नैयर बुखारी साहब ने कोई बात की या किसी और ने की, ये पॉइंट ऑफ व्यू इनकी लीडरशिप का नहीं। अच्छा, इनफरादी व्यू पॉइंट है आपका। चांडियो साहब वो कह रहे हैं आपका भी व्यू पॉइंट इनफरादी है, आपकी लीडरशिप का, बिलावल साहब का या जरदारी साहब की ये सोच नहीं है। मैं नून लीग की सियासत में बात नहीं कर सकता। मैं आजकल कह रहा हूं, आपके सामने भी कह देता हूं, नून लीग इलाकाई जमायत नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन नून लीग इलाकाई सोच की जमायत है। उसकी सोच आगे कहीं जाती नहीं, दूसरे सूबों में जाती नहीं। बहुत बड़ी शिकायत है ये तो राना साहब। अगर आपके पिवटल इत्तेहादी, मतलब दिस इज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी ऑल्सो, कि अगर उनके इतने एतराज़ात हैं आप दूसरों के एतराज़ात सर कैसे दूर करेंगे?
देखिए बात ये कि हम उनको तो पहले ऑन बोर्ड करें, उनको तो कॉन्फिडेंस मिले। उनको बिल्कुल ऑन बोर्ड किया गया है, कमेटीज़ बनी हुई हैं, इनकी लीडरशिप से भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर होती है और हर लिहाज से कोई भी बड़ा मामला इस मुल्क के बारे में होता है उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लेकिन अगर इनकी कोई ऐसी शिकायत है कि ऐसा कोई कमी पेशी है, कहते हैं इलाकाई सोच है आपकी और आप हमने सैलाब के इशू पर बात की है मेरे चेयरमैन ने कि जो प्राइम मिनिस्टर से वादे किए वो एक भी पूरा नहीं किया। सैलाब के मामले में कोई हमारी इमदाद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है, देखें मेरी बात सुने, पीएचडीपी के हवाले से ये बात कर रहे हैं। अब आइन के मुताबिक पीएचडीपी के अंदर जो सूबाई नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जगह नहीं है। अगर कोई पीटीआई के दौर से उनके साथ कमिटमेंट्स थी कोई कराची पैकेज के ऊपर और कोई सिंध के हवाले से जो सूबाई नौयत के थे और जिसमें और अब आके पहले ही पीएचडीपी जिसकी डिमांड जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट थे उनकी 2600 अरब की थी और हमने 1150 अरब का जो है वो पीएचडीपी दिया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके अंदर भी अगर हम सूबाई नौयत के सूबों को अंदर डालेंगे तो फिर मुल्की जो नेशनल लेवल वो कम हो जाएगा, वो अच्छा ठीक है, कहाँ जाएंगे? वो तो कहाँ जाएंगे? देखिए कोई हम इसमें जो पॉइंट है जो समझने की जरूरत है कि हमारे पास कोई विश लिस्ट, हमारी भी विश लिस्ट होगी, लेकिन कोई खुले खाते नहीं खुले हुए कि जहां आपके पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं लगा हुआ हुकूमत के हाथों। हाँ, ये आईएमएफ के सामने हालात आपके सामने, साल पहले हम डिफॉल्ट, बहुत दिलचस्प बात है वैसे, लेकिन ये कि चांडियो साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं पलट के। अब मैं अमीर साहब की तरफ भी जी मैं ये कह रहा हूँ, वफाक का मतलब चारों सूबे हैं, वफाक का मतलब एक सूबा नहीं है। बिल्कुल आपके सारी धरने में हूँ, मुझे उधर हमने अपनी जो आप धरने में शमूलियत की दावत दे दें सर। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इनको हमने जब इनसे हमारी पीएचडीपी के हवाले से बातचीत मुझे तो इजाजत दे देना, मैं तो चला जाऊँ। लियाकत साहब आखिरी बात कि सूबाई नौयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब को तो मिले ही कोई नहीं है कि जो पीएचडीपी से ये जो इलाकाई बात की है उसकी भी तरदीद कर रहे हैं वो राणा साहब, वो कह रहे हैं कि पंजाब को कोई ऐसे नहीं मिले जिसके ऊपर ये बात की जा रही है। के हवाले से अब मैं लियाकत साहब पीएचडीपी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन लियाकत साहब ये आपसे अर्ज है, आपने सुना चांडियो साहब ने एक और बात ये भी दिलचस्प फरमाई, आपने ये देख भी ली चिपकलिश जो कि सिटिंग गवर्नमेंट में पाई जा रही है। लेकिन ये बताइएगा, वो ये कह रहे हैं साथ साथ कि कम से कम इस हुकूमत ने आपकी जमात को कुछ हिलने जुलने का तो मौका दिया है। चांडियो साहब ने बहुत दिलचस्प कॉमेंट किया था। मैं इसको जवाब मुझे देने दीजिए। चांडियो साहब साई हैं सही, वो जो भी फरमाए सर मत्थे पे। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो हमारी मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ी चपकलश, इख्तलाफ, कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है कि भी हमारे मुल्क में पार्टियों के अंदर वो मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है कि जो हम मुल्क में चाहते हैं, जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और इसी वजह से जब सियासी मसाइल बिगड़ते हैं तो उन सियासी मसाइल को सियासी बुनियादों पर हल करने की बजाय जब हम हर चीज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की तरफ ले जाते हैं, तो अब हम एक तवील मुद्दत से देखते चले आ रहे हैं कि जब सियासी मसाइल कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ के फ़ैसले भी मुतनाज़ा होते हैं और कोई भी फरीक उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। अभी जो जिक्र आया, जैसे अवैध साहब ने भी कहा, चांडिया साहब ने भी कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का जो केस था वो अगर अक्सरियत केस था, फिर सानी में रिजेक्ट हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे का सारा ही रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी से अब तक जो अदालतों के फ़ैसलों का तनाज़ा है वो यही है कि भी इस्टेब्लिशमेंट बालादस्त रहना चाहती है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हर बारी कोई ना कोई नई पार्टी जो है उसकी सहूलतकारी के लिए तैयार हो जाती है, और जिसकी वजह से ना सियासत मुस्तहकम है, ना पार्लियामेंट मुस्तहकम है, ना हमारी आइनी बुनियादें मुस्तहकम हैं, और ना ही हम इंतखाबात में शफाफियत ला सकें। ये बहुत आपने अहम एक बात की है सर, कि आपने सियासी जमातों का इक़्तिदार में इक़्तिदार में आने का हदफ होता है, लेकिन अगर वो महज एक ख्वाहिश, तमन्ना और हर चीज़ पर हावी हो जाए और उसकी बुनियाद पर तमाम जमहूरी सियासी कदरों को पामाल कर दिया जाए, तो उसका अंजाम यही होता है कि जिसमें इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल उलझा हुआ है कि हर अदारा, हर प्लेटफार्म, हर चीज़ जो है लियाकत साहब एक तो गिरेबान है
एक जुमला जरूर ये फरमा दें, बहुत ये एक अहम कमेंट है आपकी तरफ कि वो कह रहे हैं, मेरी अभी जैसे राना साहब से बात भी हो रही थी ड्यूरिंग ब्रेक भी मैंने उनसे यही बात मैंने अर्ज की है, वो ये कह रहे हैं हमने सारी चीज़ें आप लोगों को आपके सामने रख दी हैं बिल्कुल ओपन एंड शट, कि ये सारी चीज़ें मुआहदे जो बिजली घरों से हैं वो भी आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं हम ऑडिट भी करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, चीन की तरफ से भी कोई ऐसा रुकावट नहीं है। तो आप लोगों के ना मानने की जो वजह है वो उनको समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को। नहीं, मेरा ख्याल है कि भाई ये राना साहब जो हैं एक बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। 2 राउंड हुए हैं और हुकूमत ने ही वज़रा भेजे, हुकूमत ने ही टेक्निकल कमेटी भेजी, बिजली के बिलों के मसले पे, पेट्रोल की कीमत के मसले पे, तनख्वाहदार तबके पर जो अजाफी टैक्स है उस मसले पे, IPP के मसले पे कि नज़रसानी हो, फ्रांसिक ऑडिट हो। आज एक टास्क फोर्स तो बना दी गई। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुतालबात हैं या आवाम के मुतालबात हैं, अगर हुकूमत इसको खुश दिली से कबूल कर ले और इसका रास्ता निकाल ले तो कहने का मकसद ये कि आपको पेशरफ्त मस्बत लग रही है या आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको पेशरफ्त मस्बत लग रही है या आपको थोड़ा डेडलॉक लग रहा है? जब ये जो पॉलिटिकल महाज पर फिर एक क्रेडिट देने या क्रेडिट लेने और क्रेडिट ना देने का एक कशमकश होती है, इस वक्त मामला यही है। इश्यूज़ हमारे बिल्कुल वाज़े हैं, हुकूमती कमेटी ने उसको तस्लीम किया है और उन सब ने कहा है कि भी यकीनन इसके रास्ता कोई तलाश करना चाहिए। अब वज़ीर आज़म साहब की कोर्ट में ये बाल है कि अब वो कहें कि भी हम सियासत कर रहे हैं, उनके कुछ वज़रा कुछ और बयानात दें, लेकिन बात बिल्कुल वाज़े है कि IPPs के जो माहदे नाकिस हैं, नाकारा हैं, इसकी वजह से पूरी कौमी मईशत यरगमाल बन गई है। ठीक, बहुत दुरुस्त आपने कहा कि जो मामला है वो वज़ीर आज़म के अब कोर्ट में है और वो ये अब फैसला करेंगे। वज़रा जो हैं वो मुतसादम बयानात ना दें। ब्रेक की तरफ फौरी बढ़ती हूँ नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत हैवी और लोडेड गुफ्तगू थी ब्रेक से पहले भी। अहमद अवैस साहब, जिन लोगों ने लॉबिंग फर्म्स हायर की, जिन्होंने सिफारत खानों के आगे जो हैं वो मुजाहरे किए अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। 9 मई वालों के लिए कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं है। तो जो भी ये आप PTI की तरफ से हवाएं चल रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये आज की DG ISPR की प्रेशर के बाद इन पे ये पानी फिर गया आपकी जमात की इन उम्मीदों पे? हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमारे उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने कब कहा है? हमने तो ये कभी आज तक नहीं कहा कि हमारे कोई उनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं या कोई उनका आगाज़ हो रहा है या होने लगे हैं। नेवर सेड इट। ये तो किसी ने अगर कोट किया होगा तो मिस कोटेड है। अच्छा। ये खबर हाँ। हमने कभी भी नहीं कहा। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हम इस मामले के लिए जो है पॉलिटिशियन से ही बात करने को तैयार हैं और हम एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं और लिहाजा वो इट इज़ टू बी अनडन बाय देम, इसलिए उनके लिए हमने बात की। और 9 मई का तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है जो PDM की हुकूमत है, जिसमें ये ख़ास तौर के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ जो है उसके मेन आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने 9 मई के आर्किटेक्ट शहबाज शरीफ साहब हैं। यस, बिल्कुल। आप जुडिशियल इंक्वायरी करें, साबित कर देंगे हम आपको। उसकी बहुत बड़ा दावा है। तो मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं विद अथॉरिटी बात कर रहा हूँ, प्रूव करके दिखा सकता हूँ। आप देखिए कि अगर ये बात ना होती तो पुलिस जो है पंजाब की कहाँ गायब हो गई थी और कहाँ केयर टेकर सेटअप गायब हो गया था। इनका काम नहीं था कि प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्शन भी देनी और सरकारी और निजी इमारत की प्रोटेक्शन भी देना। ये क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन अहमद अवैस साहब, आपको ये कैसे पता है कि ये सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी तो आपने एक फर्द का नाम लिया है ना कि इन्होंने कराया था 9 मई और इन्होंने हिदायत दी थी गोया इन तमाम लोगों को कि ये सब गायब हो जाएं। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तीनों दफ़ा फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनका अनबन हुई और DG ISI के इशू के ऊपर झगड़े करके ये निकालते रहे या उनसे झगड़ा करते रहे। उसकी वजह थी
उसकी वजह ये थी कि ये यहाँ से, ये दोनों भाई यहाँ से ड्रेन आउट करते थे पाकिस्तान की एसेट्स और दौलत, मुल्क से बाहर जायदादें लेने के लिए, और वो ISI और एजेंसियों के रिपोर्ट में आ जाती थी सारी बात। तो ये उनके लड़ाई करते थे उनसे। अच्छा, यही वजह है, बहुत दिलचस्प बात है राणा वजह है कि इन्होंने आपके ऊपर चार्जशीट संगीन से संगीन होती जा रही है। चांडियो साहब मुस्कुरा भी रहे हैं जी, लेकिन ये साबित कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं, जो एडवोकेट जनरल हैं सर साबिक पंजाब के, कह रहे हैं मैं साबित करूंगा। साबित है, मैं आपको बता रहा हूं ना, जो इतने अरसे से लगे हुए थे, असल हकीकत तो ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इनकी एक बात करने दीजिए, तरीन हुकूमत थी, 117 से 140 पे ले गए। नहीं, आप सुनिए, छोड़िए, आप बात तो सुन लीजिए, एक मेरी बात कमेंट पूरा कर लें अहमद साहब, मैं आती हूं आपकी तरफ। राणा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारे हकाइक आए थे, और वो 10th वॉल्यूम जो है उसको क्यों खोलने की इजाजत नहीं दी गई? वो सारी इनके मुतालिक है। खोलें, आज खोलें, सारी वॉल्यूम 10 जो था पैनामा वर्डिक्ट था, वो कहते हैं इसीलिए उसे खोलने की इजाजत नहीं दी थी। मुख्तसरन आपका आ जाए व्यू, फिर मैं चांडियो साहब की तरफ जाऊं। 4 साल इनकी हुकूमत थी, इनको किसने इजाजत दी? सारा इनके ऊपर 4 साल हुकूमत में उसने, बल्कि देखें ये तो जाली केसेस बना रहे थे हीरोइन के। अगर जेन्युइन केसेस होते तो साबित करते ना। जाली नहीं है। इनको क्या 15 साल चाहिए इक्तदार के ये केस साबित करने के लिए? 4 साल गवर्नमेंट पे थे, करते साबित। मैं वाइंड अप करूंगी, बहुत दिलचस्प बहस है और आज काफी नए इस पूरी बात में। आई विश वी हैड मोर टाइम। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज।